taxable as your profit and gains of business and profession. Similarly, yesterday we have seen that any voluntary payment या कुछ भी प्रोफेशनल वगैरह से रिलेटेड कुछ भी किसी को अगर मिलता है फॉर परफॉर्मिंग इज प्रोफेशनल एक्टिविटीज और ड्यूटीज देन ऑल्सो इट इज योर इनकम. फॉर एग्जाम्पल अगर जो है कि अगर केस अगर किसी को अच्छी तरीके से सक्सेसफुली कर दे तो दे ऑलवेज गिव सर्टन एडवांटेजेस पॉइंट ऑल्सो, यानी कुछ गिफ्ट में भी देते हैं. अगर मैं ऐसा एग्जांपल दूं तो हरीश साल्वे हु इज द बेस्ट नंबर वन लॉयर इन इंडिया. हरीश साल्वे. हरीश साल्वे इज द पर्सन कि हु वाज एक्चुअली अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. सीए की प्रैक्टिस बंद कर ही came into the field of law. Right now he is number one for taxation matters also हम इनकम आप काउंट भी नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट इज इनकम. एंड वेरी डैशिंग पर्सनालिटी, वेरी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी. अगर आपने 3-4 साल पहले अगर न्यूज चैनल में अगर उन्हें देखा होगा तो फोटो याद होगा. ही कंटेस्टेड अ मैटर ऑन बिहाफ ऑफ अ इंडियन गवर्नमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर वो कोई तो भी जो जेल में बंद था उसके लिए इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ लॉ के सामने. यस. तो इन दैट केस एंड वो ज्यादा फेमस हुए और एक चीज के लिए कि ही चार्ज ओनली सिंगल रुपी फॉर द मैटर. ओनली सिंगल रुपी फॉर द मैटर बिकॉज इट वॉज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए था तो ओनली सिंगल रुपी. बट ही इज द पर्सन कि जिनके कोर्ट में कंटेस्ट करने के कारण से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की नोटिस वाज विथड्रॉन एंड द नोटिस अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू वाज 22,000 करोड़ रुपीज. 22,000 करोड़ की नोटिस विड्रॉ कराने वाले वो ये एडवोकेट थे. सो इज अ वेरी स्मार्ट इनफ एंड किसको बंद कर दूं भाई? मैं किसी को बंद नहीं कर सकता मैं. मैं घर में किसी को बंद नहीं करा सकता हूँ, यहाँ क्या कराऊंगा मैं? तो जो है हमारे लिए हरीश साल्वे ने जब वोडाफोन कंपनी के लिए हच कंपनी के लिए केस जीता था एट दैट टाइम अराउंड ही रिसीव्ड 150 करोड़ एज अ फीस. Plus, he received one apartment in London. Plus, BMW and all gifts. That was his minimum fees. In that case, very obvious, whatever he receives as a voluntary contribution is always treated as an income. Okay. लीगलिटी ऑफ इनकम हमारे लिए तो पहले भी हमने देखा हुआ है कि लीगल हो या इलीगल हो इनकम इज इनकम. अगर किसी का इलीगल बिजनेस भी होगा तो भी इनकम इज इनकम. ओके. तो फॉर एग्जांपल चोरी चपाटी करना मेरा काम, चोरी मेरा काम वगैरह मूवीज, या तो जो है पॉकेट मारते रहना, या तो जो भी है दैट इज योर. अच्छा कोई देखा उसको उठाकर लेकर जाना, किडनैप कर लेना, रैंसम मनी मांगना या कबीरा स्पीकिंग, ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल हियर. ओके. उसके बाद एक कॉम्प्यूट इनकम फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेसेस. अलग अलग बिजनेस भी करेंगे तो सेम है. yesterday we have seen that I also have a different sources of income, still it is an income. मोबाइल સાથે રમો ને ઇન્કમ ટેક્સ સાથે રમો, બસ મોબાઈલ ને છોડી દો. कॉम्प्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑलवेज रिमेंबर. हमारे इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि ये चैप्टर में जो है जितना खर्चा बढ़ाते जाओगे उतना इनकम कम, जितना इनकम कम उतना हमारे लिए टैक्स कम. अ वेरी सिंपल एग्जांपल अगर हम ले तो 30 अगस्त 2024 जब एजीएम हुई थी ऑफ रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी ने ऑनलाइन सबके सामने वर्चुअल में उन्होंने कहा भी मीटिंग में कि दिस ईयर Reliance company has paid around 5,50,000 crore rupees as total taxes in form of GST, in form of direct indirect taxes. Around 5.5 lakh crores they have paid. वेरी ऑब्वियस है ये तो पेमेंट किया है तो प्रॉफिट कितना होगा. अब लेकिन जब लड़के की शादी आई तो वेरी ऑब्वियस है एक्सपेंडिचर 3,000-4,000 करोड़ तो यूं ही हुआ है मिनिमम. तो अगर बस कंडीशन अपनी ये रखना सीएम होने के बाद घर वालों को बोला 10% इतना करो, हाँ वरना शादी नहीं करूंगी तब तक. हम्म. जो है 3 to 4,000 करोड़ ही स्पेंड. ओके. अगर ये खर्चा अगर हम देखें तो पीएनएल के डेबिट में दिस एक्सपेंडिचर इज नेवर अलाउड. इट इज अ वेरी क्लियर वन. इट इज नॉट अलाउड. तो इसका रास्ता क्या ढूंढा जाए? हो सकता है उन्होंने कोई रास्ता ढूंढा होगा. अगर वो मैं होता तो मैं क्या करता? मैंने यही काम किया होता कि मेरे कंपनी के पीएनएल डेबिट में मैं मेरे लड़के की शादी क्लेम तो नहीं कर सकता हूँ. तो मैंने क्या करना चाहिए? मैं एंटरटेनमेंट बिजनेस में हूँ
तो मैंने फिल्म स्टार्स को 100-100 करोड़ रुपए दिए कि आप मेरे लिए काम करो, एडवर्टाइजमेंट करो। आपको मैंने दिया है मेरा प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर, बिजनेस एक्सपेंडिचर, पीएनएल के डेबिट में एडवर्टाइजमेंट दे दिया मैंने। अब उनको मैंने कहा कि 10-20 करोड़ आपके रहने दो, बाकी के 80 करोड़ रुपए मेरी बहू को गिफ्ट में लाकर दे देना। नाउ गिफ्ट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज इज एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। देने वाले के लिए तो ऑफिशियल गिफ्ट था। सॉरी। तो हमारे लिए जो उनका ऑफिशियल एक्सपेंडिचर था, लेने वाले के लिए ऑफिशियल इनकम, और साथ में इनको जो सोर्स था वो सोर्स भी इन्हीं के पास से आया था। तो ऐसा भी कुछ किया होगा, वी डोंट नो। सो देर आर लॉट ऑफ वेज कि जहां आप एक्सपेंडिचर को क्रिएट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, बनाकर दिखा सकते हो। ओके, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो अलाउड। वैसे तो क्या है, शाहरुख खान के लिए भी जो है या अजय देवगन के लिए भी कंटिन्यूअसली एक पैकेट अपने जेब में रखना जरूरी होता है, क्योंकि उसके बगैर उन्हें किक लगती नहीं है। तो वो भी तो खर्चा पीएनएल के डेबिट में ना। ओके, यानी उनको आदत होती है तो चेन स्मोकर रह दे यार, तो वेरी ऑब्वियस है इट इज व्हाट एन अगेन बिजनेस एक्सपेंडिचर। ઓકે, એટલે કયો ખર્ચો અલાઉડ છે પણ બતાવી દો, મારો કહેવાનો ખાલી એમ છે। એટલે તમારા પાસે ક્યારેક કોઈ ડાયરેક્ટર વગેરે એવા કોઈ આવે એમ કે અમારે બીડીના ખર્ચો કરવાનો છે કે અલાઉડ છે કે નહીં, તો કહેવાનું બીડી करता सिगरेट लो, अलाउड છે કહેવાનું। आगे चार्जिंग सेक्शन वी हैव सीन, और मैंने ये कल मेरे तरफ से मैंने आपको सारा पढ़कर बता दिया। ओके, देयर शुड बी प्रॉफिट वगैरह मैंने मेरे इसमें से दिया था आपको। एंड कैरिड ऑन बाय द एसएससी सेम टाइम वगैरह ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए। ये कल हमने सारी चीजें देख ली। कल हम लोगों ने स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन्स के बारे में कर लिया, और उसमें ये चार ऐसे हैं कि जो नॉट ट्रीटेड एज यूर स्पेक्युलेटिव। तो ये भी कल हम लोगों ने पढ़ लिया, डन। अब हमारी शुरुआत होती है, दैट इज योर मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज योर एक्सपेंसेस। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आप जितना खर्चा पीएनएल में ज्यादा बता सकोगे वो भी करेक्ट वन, देन इट इज वैलिड वन। तो खर्चे के भी सेक्शंस दिए गए। यू शुड नो विच एक्सपेंडिचर्स आर अलाउड इन विच सेक्शंस। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट पीजीबीपी। ऑलवेज याद रखना है कि हमारे लिए प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में एक्सपेंडिचर्स के सेक्शंस आर स्कैटर्ड इन सेक्शन 30 to 44D। सैलरी वाज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू 16, हाउस प्रॉपर्टी वाज रेस्ट्रिक्टेड टू 24, अदर सोर्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 57। बट इसके अंदर बहुत फैला हुआ है, फ्रॉम 30 to 44D। आगे इनकम अंडर दिस हेड shall be calculated as per common principles of accountancy but shall be subject to provisions of this act। जैसे फॉर एग्जांपल पीएनएल के डेबिट में आप कहते होंगे कि सर मैंने जो है इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है फॉर पर्पस ऑफ माय बिजनेस वर्किंग कैपिटल, अलाउड है। लेकिन एज पर इनकम टैक्स लॉ आल्सो इट इज अलाउड, बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। सिमिलरली कोई कहेगा कि मैंने अपने एम्प्लॉयज को बोनस दिया है, देना अलाउड है, बट अगेन इनकम टैक्स में बोनस के लिए भी कोई कंडीशंस है। सो यू आर अलाउड एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बट इट इज ऑल रेस्ट्रिक्टेड टू योर सर्टन कंडीशंस। तो उसके बारे में हमें एक एक करते हुए चलना पड़ेगा। Income under this head shall be calculated in a similar manner as we calculate in general practice of accountancy, that is through making of the profit or loss account. But the difference would lie in the kinds of expense and incomes to be booked in the accounts. Only those expenses which will be allowed, which are given in the Income Tax Act. तो पीएनएल के डेबिट में खर्चा बताना क्या है, वो जो कानून में लिखा है वैसे। तो हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं कि वो कहते हैं कि सर कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे है कि जो बताया तो भी मतलब नहीं जा रहा है, तो हम उसे किस तरीके से लेबलिंग कर देते हैं, हम उसे कोटिंग कर कर देते हैं। तो दैट इज व्हाट इन दिस पॉइंट। तो इनकम टैक्स में सिर्फ वो जरूरी होता है कि आप अकाउंट में किस तरीके से एक्सपेंडिचर को आप अलाउ करते हो। लेट अस स्टार्ट। ये ऐड लेस लेस ऐड में फॉर्मेट आपको देने वाला हूं, तब बताऊंगा। आज मुझे मेन चालू करना है खर्चा, पर उसके पहले अकाउंटिंग मेथड्स। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट there are two methods of accounting, mercantile and cash book. Earlier there was an hybrid system also, बट अब तो हाइब्रिड सिर्फ गाड़ी रह गई है, बाकी का अकाउंटिंग नहीं रहा है। तब हमारे लिए जो है कैश बुक के अंदर
एक्चुअल आएगा, एक्चुअल जाएगा, डिफरेंस इज द प्रॉफिट. बट इन द mercantile system, only accrued actual is income, accrued expenditure is allowed, difference is the profit, accrued one. चलो देख लो, इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर एट पीजीबीपी और अदर सोर्स शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद ईदर कैश और मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच इज रेगुलरली केप्ट एंड एम्प्लॉयड बाय असेसी. वैसे अदर सोर्सेस में भी हम लोगों के लिए बोथ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग आए थे. याद रखना, देर आर 5 heads of income. There is no method of accounting in salary chapter because salary is taxable on accrual or receipt basis. In the house property, again, there is no accounting method because income is taxable on notional basis, that is earning capacity of the property. Business profession, very obvious, it depends upon the accountancy. Capital gain depends upon the documents and if it is transferred during the year. So there is no question of again accounting. Other sources also have to be observed as per the accounting principles followed and methods followed. Central Board of Direct Taxes has notified Income Computation Disclosure Standards (ICDS). They are similar to accounting standards that we understand in the subject of accounts. Same है, वहां पर ही जैसे है, इसीलिए यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंस अभी इतना नहीं दिया है. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ऑफिसर्स को भी ये आइडिया नहीं होती है. तो अकाउंटिंग पॉलिसीज ISDS 1, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th इतने वो लोगों ने दिए हैं. अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, रेवेन्यू रिकग्निशन, tangible fixed assets, effect of change in foreign exchange rates, government grants, securities, borrowings cost and contingent asset. डोंट वरी, इनकम टैक्स में इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है. इट इज ऑल पार्ट ऑफ योर फाइनल. ओके. मेथड ऑफ टू वैल्यू द स्टॉक. ये वैल्यू स्टॉक का आपको अगर मालूम होगा, मेरे ख्याल से आप लोग कॉस्टिंग में करते होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कॉस्टिंग के अंदर अप टू द प्लेस वहां तक का खर्चा और वो रख कर उसको मेंटेन करने का एक्सपेंडिचर भी हम लोग शायद ऐड करते हैं कॉस्टिंग में. कंसाइनमेंट वगैरह में ऐसे ही होता है ना कुछ तो भी. कॉस्टिंग में तो होगा ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो कि अगर किसी ने प्रोडक्ट फैक्ट्री से मंगाया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके गोडाउन में रखा है, गोडाउन में रखने का भी तो खर्चा है, वहां लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा है, फिर डिस्प्ले रखने का खर्चा है. ये भी एक्सपेंडिचर एक नॉशनल बेसिस पर कॉस्ट इज एडेड. तो वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक वो भी हमारा वही रहेगा. फॉर डिटरमाइनिंग इनकम ऑफ पीजीबीपी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शैल बी मेड एट द लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू which is calculated as per income computation and disclosure standards. Valuation of purchase and sale of goods, service and of inventory shall be adjusted to include. ये आ गया वो point जो I was telling you that the amount of any tax, duty, cess, fee by whatever name called actually paid or incurred by the assessee is to be included. Very obvious. हम तो यही कहते हैं कि भैया शोरूम में रखना है, डिस्प्ले में रखने तक का खर्चा भी वो ऐड किया जाता है. इट इज अगेन वेरी ऑब्वियस कि अगर डिस्प्ले में कोई प्रोडक्ट रखा है तो वो डिस्प्ले को दिखाने के लिए लाइट यूज करना है, तो लाइट का भी प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ योर कॉस्टिंग. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वेंट्री बिंग सिक्योरिटीज, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक्स हमारे लिए दैट इज सिक्योरिटीज. जो लोग डीलर शेर खान एंड वगैरह जो डील करते हैं, एंजल कैपिटल्स एंड ऑल, are not listed on recognized stock exchange or listed but not quoted on a recognized stock exchange shall be valued at actual cost initially as per the income computation and disclosure standards. उनको सिर्फ इनिशियली जो भी कहा गया था कॉस्टिंग बेसिस पर करना है. अगर वो ऑलरेडी शेयर मार्केट केस में अगर वो जो है वो लोगों ने डिस्प्लिन इन्हें डिस्क्लोज नहीं किया होगा तो. इन्वेंट्रीज बिंग सिक्योरिटीज अदर देन दोज रेफर्ड अबव, यानी जो लोग लिस्टेड है और जो रेगुलरली इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, shall be valued at lower of actual cost or net realizable value as per income computation and disclosure standards. So in short, ICDS के हिसाब से valuations will be considered. Now let us start with the खुदा खर्च बढ़ा. खर्चा बढ़ाओ बस, बाकी सब बाजू में. ठीक है, दिल खोलकर खर्चा करो, बाद में हम खर्चों को एडजस्ट कर देंगे. ओके. वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सपेंडिचर. बट एक्सपेंडिचर्स भी हमारे लिए जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन से कुछ बातें होती है जो ख्याल रखना जरूरी होता है. जैसे इन्होंने ये सेक्शन 37 से स्टार्ट किया है बट हमारे पास में 30 से लेकर तो 37 तक के स्पेसिफिक सेक्शंस है, वो हम लोग देखेंगे
एक एक कर हम लोग चालू करेंगे। इसमें जो है, हमें एक बात याद रखना है कि एक्सपेंडिचर्स में कैसे हम पकड़ते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देता हूँ साथ साथ में। ख्याल रखना, नो डाउट इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और इनके साथ रहकर मैं सीखा ऑफिसर के साथ, तो कैसे हम फाइल पढ़ते हैं। मैनी a टाइम्स आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ डेस्क ऑडिट। कि डेस्क ऑडिट मतलब है कि मैं गया हूँ ऑफिसर को मिलने के लिए, जनरल बात हुई है, और फिर वो बोलते हैं कि सर अब आए हो तो सर एक फाइल देख लो, देखकर बताओ इसके अंदर कुछ नोटिस में नया पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या। दे गिव मैं चांस ऑफ डेस्क ऑडिट। फॉर्चुनेटली एक बार ऐसा हुआ था कि एक फाइल वो लोगों ने मुझे दी, उन्होंने सिर्फ ऊपर का नाम उन्होंने क्या किया, छुपाकर उसको स्टेपल कर दिया, ताकि मुझे असेसी का नाम ना पता चले। एंड दे हैव गिवन फॉरवर्डेड मी फाइनेंशियल अकाउंट। मुझे कहा सर इस बंदे को नोटिस भेजना है, लेकिन नोटिस का कुछ पॉइंट अच्छे बनाकर आप बताओ। तो मैंने कहा ठीक है लाओ बताओ। मैंने देखा ट्रेडिंग अकाउंट था, उसके अंदर परचेस एंड सेल्स था। मैंने पूछा इस बंदे का किस चीज का बिजनेस है, तो कहा कि ये टायर का बिजनेस है इसका, टायर खरीदता और टायर बेचता है। ओके कोई बात नहीं है। सेल था, सेल वॉज अराउंड 3 करोड़ प्लस का सेल था। परचेस वगैरह सब बनाया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, लोडिंग अनलोडिंग, जीपी था, एंड ऑल्सो जो था पीएनएल था, ऑडिटेड रिपोर्ट था साथ में हम, बिकॉज इट वॉज अ टर्नओवर मोर देन 3 करोड़। दो तीन चीजें जो मुझे बहुत नजर के सामने आई, पहली बात तो ये थी कि उसका नेट प्रॉफिट अराउंड 3.5 लाख रुपए था। तो मैंने सर को ये कहा कि सर 3.5 करोड़ के सामने अगर 3.5 लाख रुपए अगर नेट प्रॉफिट आता है, तो परसेंटेज हुआ अराउंड 1%। आज के जमाने में 1% पर बिजनेस करता कौन है। अगर 1% ही अगर नेट प्रॉफिट मिलने वाला है, तो धंधा क्यों कर रहे हो, पूछना पड़ेगा ना। क्योंकि देश की इकोनॉमी भी तो इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट मार्जिन सर 5 से 10% तो मेंटेन करो आप। तो बोले चलो एक पॉइंट कवर करते हैं। फिर मैंने एक पॉइंट ध्यान से ऑब्जर्व की, तो मुझे पता चला कि पीएनएल के डेबिट में उसने सैलरी क्लेम किया था। सैलरी उसने 1,20,000 क्लेम किया था। मैंने कहा ठीक है सर, अब ये भी एक पॉइंट पूछिए। 1,20,000 है, इसका मतलब है या तो उस बंदे के पास एक आदमी है या दो आदमी है। अगर एक आदमी होगा तो महीने का 10,000 देता है। 10,000 में ठीक है चलो, कोई बेचारा गरीब जो अनपढ़ होगा या जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होगा, काम की जरूरत होगी, 10,000 में काम कर लेगा। एक आदमी के भरोसे पर 3.5 करोड़ का टर्नओवर मुझे नहीं जच रहा है। तो 3.5 करोड़ का टर्नओवर एक आदमी से तो नहीं हो सकता, एक ही आदमी यहाँ पर ऑफिस में बैठा हो। मैंने कहा चलो सर एज्यूम करते कि दो आदमी होगा, तो 5,000 में एक आदमी कैसे काम करता होगा। तो फिर ये भी बड़ा क्वेश्चन है। अब तो इसका मतलब है देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस के जो छुपाए गए हैं। मैंने कहा सर तीसरा आखिरी का पॉइंट जो मुझे दिख रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कुछ उसने 6.5 7 लाख रुपए बताए थे उसने। तो मैंने कहा सर देखिए सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, अगर ट्रैवलिंग अगर होगा तो या तो बंदे को किसी को रखा होगा, तो यहाँ तो ट्रक वगैरह जो है टायर यहाँ लेने आएंगे, तो बंदे को बाहर के भेजा होगा कमीशन के लिए। तो ये ट्रैवलिंग का जो है या तो बंदे का होगा, तो जिसको 10,000 महीने के दे रहा है, तो वो बाहर घुमा रहा है, उसे 6.5 लाख रुपए देना हो तो मतलब नहीं है। या तो ये बंदा खुद घूमने जाता होगा, खुद घूमने जाता है तो एक आदमी के भरोसे 3.5 करोड़ का टर्नओवर कैसे होता है। मैंने कहा सर इतने सिली पॉइंट्स आप पूछ लीजिए, देख लीजिए हो जाएगा। फिर मुझे याद है कि 3 4 महीने बाद फिर मेरा एक मैटर था, तो मैं गया था जनरल में ऊपर मिलने गया, तो उन्होंने, मैंने कहा बोला अरे सर वो केस का क्या हुआ। अरे बोले सर अच्छे पॉइंट्स दिए, नोटिस बना कर दिया, आया था सीए 7.5 लाख रुपए भर कर गया टैक्स। मैंने कहा सर ठीक है बहुत अच्छी बात है, अब नाम तो बताओ। जैसे ही नाम बताया, मैं बोला दत्त। मैं बाहर निकला, मैंने वो लड़के को फोन किया, मैं बोला कौशल हाउ आर यू। तो बोले अरे सर कहाँ है, बोले आप, आपका नंबर ही नहीं मेरे पास। सर बोले कि इनकम टैक्स की नोटिस आई थी, बोले बहुत टेंशन में थे, मेरे सीए ने गड़बड़ कर रखी थी, हम जवाब नहीं दे पा रहे थे। मैंने कहा कौशल एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसे कारनामे करते क्यों, 11 से मेरे पास पड़े थे, पहले से बोला था अकाउंट्स में गड़बड़ करना मत, क्यों गड़बड़ की। बोला वो पॉइंट देने वाला भी मैं ही था और कोई भी नहीं था। अरे बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले मुझे नाम नहीं बताया था, बताया होता तो शायद मैं उन्हें बोला होता कि सर अपना बंदा है अगली बार नहीं करेगा, थोड़ा बहुत क्या सेटल करना है कर लो, मेरा भी काम हो जाएगा, लेकिन बताया नहीं था इसलिए। पर मैंने तब उसे यही कहा कि बेटा जब मैं आप लोगों को 11 से अकाउंट सिखा, तो मैं हमेशा कहता हूँ क्या बताने और क्या नहीं बताने इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो बताने के लिए तो क्या है कि कल दो लोगों का अवार्ड मिला है, तो खुशी में मैंने उन लोगों को 200 200 रुपए की कैडबरी खिलाई और आप लोगों को समोसे खिलाया, खर्चा 1,000 रुपए तो यूं उड़ गया without any proof. Okay, that is what an type of an expenditure which are to be allowed. આવું ખાંસી આવે તેની દવા પણ આપવાનું. Medical expenditure in the class is also part of the business expenditure. Okay.
સાચે ને કશું જ ના અપાય ખબર છે. चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्सपेंडिचर्स नाउ. मैं दोनों आपको चलाते हुए करूंगा यहाँ पर. अच्छा, ऑनलाइन बच्चों को मैंने ये अभी चेंज किया तो ये दिख रहा है ना बेटा? दोनों फाइल्स दिख रहे हैं ना? मैंने फाइल चेंज की तो ऑनलाइन वाले सब सो के दिख रहा है मेरे को. हाँ जी. ऑनलाइन, ऑनलाइन आ देखा है जने? यस सर. हाँ बस ओके. हाँ चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सपेंसेस. ये एक्चुअली, हाँ, ये एक्सपेंसेस जो मैंने मेरे नोट्स में बता रहा हूँ, दिस एक्सपेंडिचर्स, ये मैंने सारे इनकम टैक्स के वेबसाइट से सेक्शन वाइज मैंने डाउनलोड कर कर किया. और साथ में जो थ्योरी जहां मुझे लगी वो थ्योरी को मैंने चेंज कर कर दी थी. पर ये एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट है, वो नोट्स में से हम पढ़ेंगे. पर यहाँ 30-31 नहीं दिख रहा है, तो मेरा काम है पहले वो बता दो. नाउ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 30 to 37 ये चालू करना है. लेकिन देखो, ये चालू करने से पहले उन्होंने कौन सा दिया है वो एक बार मैं कंपेयर कर लूं ना. उसने क्या किया, सेक्शन 37 से स्टार्ट किया है. मैं 37 से अभी सीधा जंप नहीं मारूंगा, मैं सीरियली थोड़ा चलता हूँ आप लोगों के लिए. तो हम 37 के ऊपर बाद में आते हैं, पहले हम लोग अपना 30 कर लेते हैं. सेक्शन 30. नाउ सेक्शन वाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेंट रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंश्योरेंस फॉर प्रीमाइसेस. Actual expenditure incurred during the year, excluding capital expenditures, are allowed as deduction. Now, very important कि आपने रेंट रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग पीएनएल के डेबिट में इट इज अलाउड. ओके, एक्सक्लूडिंग कैपिटल. व्हाट इज कैपिटल? हम लोगों ने बरसों पहले कैपिटल के बारे में डिस्कस कर लिया था. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू. और याद करने के लिए मैंने अंडरलाइनिंग कहा भी था कि जिनकी शादी हो गई वो कैपिटल, और जो बिना शादी के घूम रहे हैं वो रेवेन्यू वाले हैं. तब भी मैंने ये अल्टीमेटली अंडरलाइनिंग पॉइंट कहा था. दैट इज व्हाट कि कैपिटल रेवेन्यू. पीएनएल के डेबिट में कैपिटल इज नेवर अलाउड बट रेवेन्यू इज ऑलवेज अलाउड. ओके, डन, इजी. આગળ વધુ? શ્યોર? નહીં? ક્યાંક તો પણ રોકાઈ જવું પડ્યું છે મારે. બોલો શું થયું? ક્યાં ફસાઈ ગયા? ટેલ મી. ચલો, અગર આવડતું હોય તો ખાલી મને તમે એક્સપ્લેન કરી દો. व्हाट आर रेट्स? रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस. क्योंकि आप लोग जो है 11th से आप लोग फाइनल अकाउंट बनाते हो. फाइनल अकाउंट के ट्रायल बैलेंस जब दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस में रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस होता है डेबिट साइड. तो हमेशा में आदत होती है कि पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. डन. तो रेंट तो बोल सकते हैं कि रेंट बिल्डिंग भाड़ा. टैक्सेस तो बोल सकते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस. देन व्हाट इज द रेट्स? 11th થી તો ભણો છો ને? બેકામે થઈ ગયા હવે તો. किसी ने ऐसा तो किसके साथ गए थे कि ऐसी बातें करते हो उसके साथ में? जी, ये उम्र में ऐसी बातें भाग जाएगी. हाँ, अच्छा बोलो, व्हाट इज रेट्स? 11th થી વાંચ્યું છે. રેન્ટ રેટ ટેક્सेस ઇન્સ્યોરન્સ. બોલો ફટાફટ. આ બધું જ એ જ વસ્તુ જોવાનું છે જે પહેલાથી તમે એકાઉન્ટ્સમાં શીખો છો. ફ્રોમ અ વેરી ઇનિશિયલ 11th સ્ટાન્ડર્ડ થી તમે લોકો શીખો છો. व्हाट इज द रेट्स? કોઈ દિવસ ટીચરને પૂછે પણ નહીં કે व्हाट इज द रेट्स. ટીચર ભણાવતા 11th વાળા તો ઓકે, જેમ કીધું એમ, હા ઓકે સર આ જ છે. ડેબિટ આવે તો ડેબિટ સાઈડમાં, ક્રેડિટ હોય તો ક્રેડિટમાં. ઓકે, ડિસ્કાઉન્ટ લખેલું હોય તો ડેબિટ હોય તો પીએનએલ ડેબિટમાં, ક્રેડિટ હોય તો પીએનએલ ક્રેડિટમાં. ઓકે, दैट इज व्हाट ऑलवेज पॉइंट. कोई दिवस તમે એમ ટીચરને પૂછ્યું કે સર आप फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट में लिखते हो कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 15%, मशीनरी 20%, तो सर ये परसेंटेज कहाँ से आते हैं? क्या थे? व्हाट इज द सोर्स ऑफ परसेंटेज? नहीं, वो बात में करेंगे. पहले ये बोलो मुझे, रेंट रेट टैक्सेस में जिसके साथ बात हुई तो उसको याद करो एटलीस्ट. तो चेहरा याद आए तो याद आ जाए कि रेट क्या बोला था उसने.
वो कौन थी जो ऐसी अच्छी बातें भी करती है? ऐसी बहुत कम होती है, ऐसी अच्छी बातें करती है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ओके, जान दो। बहुत ज्यादा फुटेज नहीं खाएंगे, याद करो आप लोग आपका हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। ओके, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, कंपोजिट रेंट, दैट इज योर एमेनिटीज का रेंट। वेरी ऑब्वियस है, एमेनिटीज लिफ्ट चार्जेस वगैरह होते हैं, आपका प्रीमाइसिस का खर्चा होता है, अपार्टमेंट का खर्चा होता है, देन दैट अपार्टमेंट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज अ रेट्स। दैट इज ऑल रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग। एक्सक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एवरीथिंग इज अलाउड। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो बारिश में थोड़ा सा रिपेयरिंग कराना पड़ा, देन इट वाज अ कैपिटल और रेवेन्यू, है ना, बट ऊपर जो आने जरूरत नहीं थी, हाँ, कैपिटल रेवेन्यू इट इज। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जगह इतना खुला हुआ है, इसके अंदर अगर ये लाकर अगर लगाते, दैट इज योर, लाइट्स लगाई जाती है तो कैपिटल रेवेन्यू। लाइट से लगाएंगे ना, खाली जगह है तो ऐसा थोड़ी रहने देंगे हम लोग, ये लाइट्स लगेगी ना, ये कैपिटल रेवेन्यू। लो, कैपिटल। अच्छा, कोई तो किसी ने कहा है ऑनलाइन कैपिटल, जो आज हमारे वो वायर लगाड़ो नहीं, हाँ। यहाँ बोलो, यहाँ पर किसी ने, आपको तो दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या कैपिटल होगा कि रेवेन्यू, कितना आसान है। हाँ, तो यानी ये अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो है मिसिंग है यहाँ लगाने के लिए 15,000 का बिल आया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो 15,000 का बिल पीएनएल में क्लेम करेंगे या नहीं करेंगे? फिर क्या? हाँ, अगर आप इसे फिक्स मानोगे तो आप नहीं करोगे, अगर आप इसे रेवेन्यू मानोगे तो अलाउड है। तो फिर रेवेन्यू गिनाओगे या फिक्स गिनाओगे? अगर खुद को टैक्स बचाना है तो उसको रेवेन्यू गिनाओगे कि फिक्स गिनाओगे? टैक्स बचाना है तो क्या चाहिए, रेवेन्यू, बट एक्चुअली क्या लग रहा है, फिक्स। हाँ, लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर फर्स्ट टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबलाइट्स और आर कैपिटल, बट लेटर ऑन इट बिकम्स रेवेन्यू। ये तो ऑलरेडी पहले लगे हुए थे, वहां खराब हुआ, उसकी जगह पर दूसरे लगाए जाएंगे, देन इट विल बिकम अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पीएनएल के डेबिट में खर्चा अलाउड। वाह, એક્ઝેક્ટલી ના, એટલે ખાલી थिएटर નો नहीं, बट पॉइंट इज व्हाट, એટલે એવા टाइप नो, यू हैव टू, देखो फिर से एक बात याद रखो, जितना पीएनएल में खर्चा बढ़ाओगे उतना फायदा ज्यादा, अपनी फीस बढ़ जाएगी, सीधा सा हिसाब है। क्योंकि उसका नेट प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम होगा, हमारी फीस बढ़ती जाएगी, सीधा हिसाब है। उसे कहोगे सीधा सीधा, भैया ये अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं, चुपचाप टैक्स भर दे इतना, बोलेगा सर फाइल दो मैं आता हूँ, थोड़ा व्यवस्था कर कर आता हूँ। तुरंत बाजू में दीप के ऑफिस में जाएगा, दीप को बोलेगा कि दीप मेरा टैक्स बचाएगा, वो बोलेगा टैक्स 1 रुपया लगेगा, नहीं मैं कर देता हूँ, फाइल रख कर जा, चल यहाँ पर। बोलेगा कितना होशियार है वो। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन कि आपको बचाना है। तो अब आप कैपिटल गिनोगे कि रेवेन्यू। સિમિલરલી આનો એ દિવસે મને યાદ છે કે આપણે આનો જે છે વાયર, આનું કનેક્ટેડ નહોતું, વાયર ખરાબ થઈ ગયું હતું, प्रोजेक्टर का वायर खराब हो गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से एचडीएमआई का वायर खराब हो गया था, पूरा वायर यहाँ से वहां तक का 3-4 हजार का तो कम से कम वायर आता है, बस महंगा ही होगा ना, छोटा वायर भी आता है तो महंगा ही है, तो ये तो वेरी ऑब्वियस, कैपिटल और रेवेन्यू। ऐसे देखा जाए तो सब कुछ रेवेन्यू, और ऐसे देखा जाए तो सारा कुछ कैपिटल है, ऐसे कैसे भाई? हाँ, ऐसे देखोगे तो कैपिटल, ऐसे देखोगे तो रेवेन्यू। हाँ, ये अमाउंट कम से कोई लेना देना नहीं, अब सीधा सा हिसाब है, वो वायर के बगैर प्रोजेक्ट पे चल रहा था क्या, नहीं है, उसके बगैर असेट नहीं चलता, कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो। पर ये वाला रेवेन्यू है हमारे लिए। ओके, इट इज व्हाट अ डिफरेंस, अरे बॉस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि कब कैपिटल कब पीएनएल में क्लेम क्या करना है वही सीखना है हमें, बस। यही तो हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है। आप लोगों को कॉस्टिंग बचाना है, कॉस्टिंग बचाना है, तो ही तो आपके स्टडी का मतलब है ना, अल्टीमेटली व्हेन यू विल बी एबल टू रिड्यूस अननेसेसरी कॉस्ट ऑफ द कंपनी, तो सीडब्ल्यू की वैल्यू है ना, सीएमए की, वरना वैल्यू क्या है? तो अब आपको मालूम तो होना चाहिए कौन सा खर्चा लू कि ना लू। हाँ, वायर कैपिटल છે આ વાળો, ઓલો વાળો પ્રોજેક્ટર નો બસ। ઓકે, नेक्स्ट वन, ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। अच्छा, नेक्स्ट वन, सेक्शन 31 क्लियरली सेज दैट रिपेयर्स
Insurance of machinery, plant, and furniture. Always remember repairs, insurance of machinery, plant, and furniture is your allowed but other than capital nature. हाँ? तो अब हमारे लिए देखा जाए तो प्रोजेक्टर इज मशीनरी और फर्नीचर, इट्स अ प्लांट एंड मशीनरी है। उसका रिपेयर, अब वायर इज रिपेयर नहीं है, पर हाँ अगर उसका समझो किसी वो चल नहीं रहा है, उसका सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर ठीक करवाया, देन इट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिपेयर्स। So that is what revenue expenditures are allowed, but capital expenditures are never allowed. But point is what कि वायर का 3-4 हजार का मैं कैपिटल में करूँ, उसके बदले मैं क्या करूंगा सर, रेगुलर वायरिंग करवाई थी तो उसमें 3-4 हजार ऐड कर दिया, छोड़ो ना। क्या 3-3 हजार रुपए के लिए डिप्रिसिएशन क्लेम करने जाओगे क्या? नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमारे लिए होती है, ऑल अलाउड। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज अगर है तो that is depreciation. Okay, most important part of this chapter is depreciation. Depreciation हम dedicated time इसको देंगे because one lecture will be given to depreciation only. क्योंकि depreciation भले 11th में बहुत सीखा, 11th 12th से फाइनल अकाउंट में depreciation देखा, करते करते खुद का depreciation हो गया, लेकिन इनकम टैक्स में depreciation कैसा, वो खुद का मेथड है, खुद के वैल्यूएशन है, खुद का एक पैटर्न चलता है हमारा। इसके बारे में हम पूरा बाद में देखेंगे। अब आप लोगों के लिए जो है ना, ये सेक्शन 32 ऑल कनेक्टेड दैट वन, और बाकी के ये जितने भी एक्सपेंडिचर है ना, 33 AB वगैरह, 33 ABA B वगैरह, ये लोगों ने नए इसमें उड़ा दिया आपके CMA के सिलेबस में, आपको इतना डेप्थ में नहीं है, નથી એટલે એ દિવસે મને સરે કીધું હતું કે આ લોકોને એટલો હાઈ લેવલ નો હમણાં નથી, એ फाइनल में છે। ऐसे मत सोचना कि फाइनल में नहीं आएगा, फाइनल में इसके फिर दर्शन हो जाएंगे आपको। हाँ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, लेकिन अभी आप लोगों के लिए नहीं है। अगर मुझे ये वाले नोट्स में अगर आए ना तो बताऊंगा। ये वाले नोट्स में सीधा हम लोग आए हैं सेक्शन 37 पर। ओके, शुरुआती 37 से हुई, आगे का सेक्शन आएगा तो मैं रिवाइज वापस कर दूंगा आपको मैं। पर अभी हम लोग सीरियली चल रहे फ्रॉम सेक्शन 30, वी हैव सीन 31, 32 को एक पेंडिंग मैंने कर दिया बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डेप्रिसिएशन। अब सेक्शन 36, ये जो सेक्शन है ना 36 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि 36 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर आपके रूटीन लाइफ वाले इन्वॉल्व है, जो आप लोगों ने PNL में देखे हुए। वन बाय वन देखना शुरू करते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम कवरिंग रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक्स, स्टोर्स एक्सेट्रा। वेरी ऑब्वियस, अभी सयाजीगंज में तो जितने भी ट्रेडर्स है, अब तो वो हर साल इंश्योरेंस निकाल कर रखेंगे स्टॉक एंड स्टोर्स का। वेरी इंपॉर्टेंट, it is a very risky one. Then whatever you have taken an insurance premium and you have paid the insurance of your stock and stores is a part of business expenditure, it is allowed। ठीक है, तो हम लोग पहले बहुत बार देखते थे इंश्योरेंस वगैरह होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड वगैरह, ऑल दिस पॉइंट्स। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम कवरिंग लाइफ ऑफ कैटल ओन बाय मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी engaged in supplying milk to Federal Milk Cooperative Society। वेरी ऑब्वियस है कि ये जो भी हमारे लिए एनिमल्स है उनका भी लाइफ इंश्योरेंस निकाल कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वही तो उनके अर्निंग के लिए है, बट एनिमल्स आर नॉट ट्रीटेड एज अ प्लांट एंड मशीनरी। लॉ, एक लॉ में हुआ डिस्कशन कि मिल्क फैक्ट्री है, अमूल मिल्क है, तो अमूल मिल्क को जो छोटे छोटे फेडरल्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, वो लोग मिल्क जमा कर कर बेचते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो अपने यहाँ पर चापड़ में जो है, भाईली चापड़, बिल चापड़ के वहां पर रबारी फलियो है, रबारी फलियो, वहां पर सारे रबारी लोगों का पूरा वो एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा प्लेस है उनका। लकीली मुझे चांस मिला था उनके वहां पर, उनका इनकम टैक्स के कुछ नोटिस आए थे तो मैं उनके वहां मिलने गया था और सारा उनको मैंने गाइड किया था। उस वक्त मैंने शाम को देखा था कि सारे उनके जितने भी लोग हैं, तो अपने अपने घर में जो भी गाय भैंस रखी है वो लोग दूध निकाल कर वो लाकर देते थे, और वो जो भाई थे उनके वहां पर एक अंदर बहुत बड़ा डीप फ्रिज वगैरह रखा हुआ था, उसमें वो डालते थे। तो मैंने पूछा यार यहाँ क्यों स्टोर कर रहे हो? तो बोले भाई कल सवार ना गाड़ी આવશે અમૂલ ફેક્ટરીની અને આમાંથી અમને નીકાળીને એમને અમે આપશું। तो नाउ दे सप्लाई टू द अमूल फैक्ट्री फ्रॉम दिस साइड, दैट इज ऑल आल्सो फेडरेशन, से सारे बनते हैं उनके। ये लोग कर रहे हैं।
तो वेरी ऑब्वियस है कि जानवर उनके लिए मेन जो है दैट इज योर एज एन असेट है, तो दे टेक एन इंश्योरेंस। बट व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ कैटल? एनिमल में और कैटल में डिफरेंस क्या है? डोमेस्टिक है। यानी अभी जो भेड़िया आकर घूम रहे हैं जिसके लिए है, तो वो डोमेस्टिक नहीं, वाइल्ड है। तो अगर डोमेस्टिक है तो हाथी डोमेस्टिक है कि वाइल्ड है? देखो माने तो ये एक आंख से देखे तो डोमेस्टिक, दूसरे आंख से देखे तो ऐसे कैसे है? व्हाट इज अ कैटल? व्हाट इज अ कैटल? असेट है बेटा, लेकिन कैटल और एनिमल में क्या डिफरेंस है? देखो सिंपल सी बात है, वट एवर आर मिल्क एनिमल, यानी जिस मिल्क के थ्रू इंसान बेचकर कमा सकता है, दैट इज ऑल कैटल। फिर चाहे ऊंट हो, बकरी हो, और या तो फिर जो है दैट इज बफेलो या काऊ। भेड़ी, कभी भेड़िया भेड़ी को रोक कर देखो तो। Okay. That is milk cows, milk animals are called as a cattle. Okay. Done. अभी तो मेरे ख्याल से अमूल ने कैमल का भी मिल्क का काम चालू किया था, मेरे ख्याल से कैमल मिल्क भी मिल रहा था अमूल का, अमूल कंपनी का। इट इज वेरी डिफिकल्ट, वो नहीं बना तू दो तो यानी बॉटल आती थी या नहीं, खबर नहीं। आगर डन। दैट इज ऑलवेज रिमेम्बर मिल्क एनिमल्स, मिल्क एनिमल्स आर कॉल्ड एज अ कैटल। डन। क्या बहुत बार ऐसे कुछ एक वर्ड होते हैं जो हमें आइडिया नहीं होता है, उसका मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट अदर देन कैश। यानी अगर मैंने पीएनएल के डेबिट में मेडिक्लेम इंश्योरेंस बताया और एडजस्टमेंट में लिख दिया हाफ पेड इन कैश वगैरह, कैश अमाउंट पीएनएल के डेबिट में अलाउड नहीं है। अभी भी हमने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में भी देखा, खर्चा अलाउड है। अकाउंटिंग पॉलिसी सेज दैट मेडिक्लेम इंश्योरेंस निकाला है भैया एम्प्लॉयज के लिए अलाउड, पर इनकम टैक्स लॉ ये कहता है मेडिकल इंश्योरेंस निकालो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश में नहीं दोगे। लॉजिक यानी इनकम टैक्स के अपने रूल्स है। आपको अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करने में हमने मना नहीं किया है, पर हमारे भी कुछ कंडीशंस है। पीएनएल में बताना बड़ा आसान है, पर उस बताने को इनकम टैक्स के प्रोविजन में कवर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। So whenever you are paying medical insurance premium other than in cash is allowed to ensure employees' health under schemes framed by GIC of India and approved by central government, or scheme framed by any other insurer and approved by Insurance Regulatory Development Authority, that is IRDA। ओके, तो आईआरडीए अप्रूव्ड जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनके भी आप पॉलिसी निकालो, उसका प्रीमियम दो पीएनएल के डेबिट में, इट इज अलाउड वन, इट इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, बट इट शुड बी अदर देन इन कैश। अब हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज योर बोनस। अभी मैंने बोनस का एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया। अभी मैंने कहा अभी कि बोनस देना अलाउड है, पर बोनस के लिए कुछ कंडीशंस है। जैसे पीएनएल के डेबिट में यू आर शोइंग बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉय विच वुड नॉट हैव बीन पेबल एज प्रॉफिट और डिविडेंड if it had not been paid as a bonus or commission। प्रॉफिट डिविडेंड नहीं, एज एन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बोलकर अगर आप बोनस देते हो देन इट इज अलाउड। बट ये जो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर लिखा है, इसका मतलब एक्चुअल में बोनस से कमीशन दोगे तो अलाउड। आपने सिर्फ बोनस डिक्लेयर किया है कि भाई बोनस हम इस साल इतना देंगे, देंगे अलाउड नहीं है, एंड दैट इज व्हाट इनकम टैक्स लॉ। बोनस कमीशन इज अलाउड, बट इफ इट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर देन इट इज अलाउड। अगर इफ इट इज ड्यू ड्यूरिंग द ईयर तो इट इज नॉट अलाउड, सर्टन कंडीशंस आर एप्लीकेबल। So important point is that कि certain expenditures are restricted one,
ये सारी चीजें ऑडिट के टाइम पर हमें ख्याल रखना पड़ता है कि व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। तो बोनस के साथ में हम बाद में जो है ना सेक्शन 43B भी हम लोग देखेंगे। ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस, चलो देख लेते हैं क्या कंडीशंस है हमारे लिए। इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। However, if capital is borrowed for acquiring an asset, then interest for any period beginning from the date on which capital was borrowed till date on which asset was first put to use shall not be allowed as deduction। कहना क्या चाहता है ये? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपने बिजनेस के लिए बैंक से वर्किंग कैपिटल के लिए टर्म लोन लिया है। ओके। टर्म लोन पर जो भी इंटरेस्ट जाएगा दैट इंटरेस्ट इज योर बिजनेस एक्सपेंडिचर, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में अलाउड है बिकॉज इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, वर्किंग कैपिटल है। बट कुछ लोग होते हैं ना कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमें हमारे कंपनी के लिए बड़ी जो है जेसीबी मशीन खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आजकल देखोगे तो कॉन्ट्रैक्टर्स, ये जो बिल्डर्स होते हैं, समन्वय, दर्शनम, तो जो हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, तो पहले का जमाना था कि जब लोग ईंट और सीमेंट वगैरह हाथ से उठा उठा कर ऊपर चढ़ाते थे। अब तो भैया 10, 20, 30 फ्लोर्स होगा तो आदमी तो मर जाएगा, चढ़ा ही नहीं पाएगा। तो व्हाट इज द शॉर्टकट? तो तब वो लोगों ने एक आगे से ट्रॉली वो लोगों ने की थी, वो ट्रॉली के हिसाब से ऊपर खींचते थे। अब आजकल क्या जमाना आ गया है, सीधा बड़ा एक जो है दैट इज आपका जेसीबी मशीन लगा हुआ रहता है, दैट इज योर, इट इज कॉल्ड एज क्रेन भी लगा होता है, हाँ क्रेन। और क्रेन के थ्रू वो सारा के सारा सामान लाकर वो लोग फटाफट काम करते हैं ना। इट इज अ वेरी इजी टेक्नोलॉजी अब ये। तो आप देखो कि फिर उसके ऊपर नाम होता है। अब यूजुअली 90% जितने भी क्रेन जेसीबीज होते हैं ना वो रेंट पर लाए होते हैं। वो लोग खुद के ओन नहीं रखते, बिल्डर खुद के नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अगेन योर कॉस्टिंग। बाय और रेंट डिसीजन होगा ना कहीं तो भी शायद, होगा ना? हाँ, कहाँ होगा पता नहीं पर होता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाय और रेंट, भाई खरीद कर लू तो मुझे मेंटेन करना है, फिर आदमी भी रखना है, फिर उसका रेवेन्यू भी खर्चा करता रहना है। उसके सामने इतना आएगा कि नहीं, उसके बदले रेंट जाता है, चलता है सीधा पीएनएल डेबिट ना। कल चलकर अगर समझो कि मशीनरी खराब हो गई तो उसको बोल दिया भैया तेरी मशीनरी खराब हो गई, पैसा मिलेगा नहीं, दूसरी मशीनरी लगा कर जा चल। हमारा तो काम चल रहा है ना, हमें तो सिर्फ देना है पीएनएल के डेबिट में, झंझट ही खत्म हो गई। तो बाय और रेंट डिसीजन, समझो किसी कंपनी को, बिल्डर को लगा कि नहीं यार जेसीबी अब अपना ये खरीद लेते जरूरी है। तब जेसीबी ऐसा तो नहीं है, पैसा पड़ा होता है, लेकिन पैसा है तो लाओ कैश में लेकर आगे, ये अलाउड नहीं है। 99% व्हाट दे प्रिफर थ्रू बैंक, दैट इज अ लोन। फॉर एग्जाम्पल, जेसीबी मशीनरी होगी सिर्फ 50 लाख रुपए की, मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 50 लाख की होगी। उन्होंने उसे ऑर्डर कर दिया होगा ऑन 1 अप्रैल 2024 को, उन्होंने ऑर्डर कर दिया होगा। बैंक से 50 लाख का लोन करवा लिया, पेमेंट कर दिया। अब इंटरेस्ट हर महीने फॉर एग्जाम्पल 1% जाता होगा, एग्जाम्पल के लिए 1%। ओके। मशीनरी आपके वहां पर डिलीवर की गई होगी ऑन 1 सितंबर 2024, एंड आपने जो है उसको पूरा इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग वगैरह देखकर आपने 1 अक्टूबर 2024 को पुट टू यूज करना शुरू किया है। करेक्ट। अब इतने महीने का तो ब्याज दे रहे थे, जब तक पुट टू यूज नहीं था तब तक आप ब्याज दे रहे थे, पर वो यूज तो हो ही नहीं रहा था जिसके लिए आपने खरीदा था। इंटरेस्ट पेड अप टू डेट ऑफ पुट टू यूज बिकम पार्ट ऑफ योर कैपिटल असेट, और असेट में ऐड होकर डिप्रिसिएशन मिलेगा। But as and when it is put to use, then interest paid on loan borrowed for acquiring this asset, interest becomes revenue expenditure and it is allowed under 36 first third। इसके बाद का जो इंटरेस्ट जाएगा वो रेवेन्यू, और अगर रेवेन्यू है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप चाहे तो ये सेंटेंस को एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, एक बार मैं फिर पढ़कर बताता हूं। इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस
or profession shall be allowed as deduction, capital borrowed. However, if capital is borrowed for acquiring an asset, जैसे JCB, then interest for any period beginning from the date on which capital was borrowed till date on which asset was first put to use shall not be allowed as deduction. That means it will be capital expenditure, P&L के डेबिट में नहीं आएगा, वो आपके बैलेंस शीट में जाएगा, उस पर डिप्रिसिएशन मिलेगा. So up to date of put to use is a capital expenditure, after date of put to use it is a revenue expenditure. अब वेरी ऑब्वियस है, अगर कंपनी ने जेसीबी लिया है तो ये जो इतने महीने का इंटरेस्ट गया वो उसके कैपिटल में उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा, इसके बाद में तो रेवेन्यू का मिलेगा, प्लस जो है डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी 12 महीने का असेट पर मिलेगा ही, प्लस उसको मेंटेन करने के लिए जो भी वहां पर एज एन ड्राइवर रखना है या जो भी एम्प्लॉय रखना है उसका भी खर्चा, प्लस उसके सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर आल्सो अलाउड. जैसे जेसीबी मशीनरी अगर पंक्चर हो जाए तो उससे भी ठीक करने का भी खर्चा अलाउड. એમના થઈ શકે આજકાલ હવે જે છે રોડ રોલર પણ જે છે પાછળથી તો એમાંય જે છે મોટા ટાયર જ હોય છે ને, આગળથી રોડ રોલર એ હોય છે, પાછળ તો મોટા રબરના ટાયર વાળું તો હોય જ છે. ઓકે, તો that is what all systems. Okay, discount on zero coupon bonds subject to certain conditions. It is allowed on pro rata basis. Pro rata amount of discount on zero coupon bond shall be allowed as deduction over life of such bond. What is a zero coupon bond? Zero? Zero coupon bond. हाँ, zero coupon bond. याद करो किसी और के साथ डिस्कस हुआ था. पार वैल्यू पे बैठता है, डिस्काउंट वैल्यू पे रीडिंग डिस्काउंट. उल्टा बोल रहे हो. It is issued at discount, redeemable at par. फॉर एग्जाम्पल कि अगर कंपनी ने 100 रुपीज का बॉन्ड इश्यू किया, कहा कि ये 3 साल का बॉन्ड आपको दे रहे, आज के तारीख में हम आपको 70 रुपीज का हम दे रहे, 70 कैश लेकर आओ, हमारा कागज लेकर जाओ, 3 साल बाद कागज लेकर आओ, 100 रुपए लेकर जाओ. तो आज 70 दो, 3 साल बाद 100 ले जाओ, पर 3 साल आना ही मत हमारे पास. दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड, देयर आर नो कूपन्स. उसके साथ कोई वारंट वारंट कुछ अटैच कर दिया रह जाते, डिविडेंड वारंट इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं होता है. आफ्टर 3 years वट एवर आर द फेस वैल्यू, पार के रेट पर आपको पैसा मिलेगा, पर आज इश्यू किया तो डिस्काउंट पर किया है. अब ये जो 30 रुपीज का डिस्काउंट है फॉर 3 years, तो एवरी ईयर 10 रुपीज P&L अकाउंट डेबिट साइड. ओके, तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों का ये जो जीरो कूपन बॉन्ड का है, दैट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, वो हमारे बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखेगा. अंडर विच हेड? कैन यू गेस अंडर विच हेड? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड कौन से हेड में दिखेगा बैलेंस शीट में? अपने it is shown under the head miscellaneous expenses. Headwise बैलेंस शीट में असेट साइड में 3 टाइप के असेट्स है. कौन से असेट पूछा है, अकाउंट नहीं पूछा. ओके, there are 3 assets. What you said? Tangible, intangible. कैपिटल तो बेटा अपोजिट चलेगा क्या ना? बैलेंस शीट असेट साइड में यूजुअली असेट्स 3 टाइप के होते हैं. टेंजिबल, इंटेंजिबल सारे फॉल्स इन हेड ऑफ फिक्स असेट.
પાડો કયો देखा 5 साल कॉमर्स में जिंदगी बिताई फिर मैं बच्चों को वही बोलता हूँ कि बेकाम है तो बच्चों को लगता है ऐसा क्या बोल रहे हैं सर क्योंकि हमको भी यही इंसल्ट की गई थी कि क्या कर लिया अकाउंट्स में 97 98 लाकर હેતલ બી 12th में 99 એકાઉન્ટ્સ માં મળ્યા હતા મેં કીધું બેંકમાં જઈને મને બેલેન્સેબલ ડેબિટ ક્રેડિટ શું છે કે એ નહીં ખબર મેં કીધું હેતલ યુ આર ટીચર એકાઉન્ટ્સ કોમર્સ બેકગ્રાઉન્ડ પછી જયારે મેં પૂછ્યું ભાઈ તને 99 મળ્યા ક્યાં એ કે હું જે ક્લાસમાં જતી હતી એ ખાલી પ્રોબ્લેમ્સ કરાવીને આપે ને એક્ઝામ ને એક દિવસ પહેલા એ બોલાવે કોઈ તો પણ એક આવે અને અમને એમ કહે કે આ પ્રોબ્લેમ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અમે લોકો આખી રાત પ્રેક્ટિસ કરીએ એક્ઝામમાં એ જ આવે એટલે અમને એટલું સરસ લાગે કે ઓલા સર કેટલા સારા હતા મેં તો પેપર ફોડતા હતા એ લોકો નીટ જેવું હતું મેં કીધું મેં કીધું આજે તમને એ ખબર નહીં પડતી ડેબિટ ને ક્રેડિટ શું હતું તો મેં કીધું એકાઉન્ટ કર્યું શું કામ કોમર્સ ને ઇન્સલ્ટ કરી ફિક્સ અસેટ करंट असेट थर्ड तो बस ऐसे बोलो ना मैं मेरे लिखने का इंतजार है अरे किसका है ये तुमको इंतजार ऑलरेडी था ना फिर क्या है अच्छा ओके काय वांधो नहीं वास्तविक એટલે સ્ત્રી મુંજ્યા શેમાં આવશે અવાસ્તવિક ના ઓકે એટલે ભગવાન આપણા ફિક્સ અસેટ છે કરંટ અસેટ છે કે ફિક્ટિશિયસ એવું કહેવાય નહીં નકામ ઉપર હમણાં ત્રિશુલ આવશે તો નકામ જે છે બટ ડોન્ટ વરી ઇન્કમ ટેક્સ વાળાઓ જલ્દી ઉપર જતા નથી કેમ કે ભગવાનને ડર છે કે ટેક્સ ભરવા લગાડશે એટલે એ પણ બેચારા કઈ વધારે હેરાન કરતા નથી ઓકે there are 3 types your miscellaneous expenses fall in fictitious asset then what is the definition of fictitious asset जो वास्तविक है what can be the definition the asset which cannot be realized in market it is called as fictitious for example अगर मैंने 0 कूपन बॉन्ड इश्यू किया मैंने कहा आज मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 30 रुपए और इस साल के लिए 10 रुपीज मैं प्रोरेटा पर पीएनआर में ले गया हूँ 20 रुपए मेरे बैलेंस शीट में दिख रहा है तो सर मैं मेरी कंपनी बेच रहा हूँ वो 20 रुपए का कैश मेरे को दो ना वो बोलेगा भैया डिस्काउंट दिया था ये कोई रुपए मिलने वाले नहीं है यू कैन नॉट रियलाइज दैट डिस्काउंट इन द मार्केट देन इट इज कॉल्ड एज योर फिक्टिशियस असेट्स इसमें और भी बहुत सारे आते हैं देखेंगे बाद में हाँ डिबेंचर એમાં આવે હજી એક ખાસ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ આવે તમારું પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ કેટલું નામ યાદ આવે ત્યારે કેટલું સરસ લાગે બસ યાદ જ આવે સેક્શન 36 1(4)(a) અરે એક વચ્ચેનો રહી ગયો કેમ કે આપણે એ લખવામાં એ મારા બિચારાને સ્કીપ થઈ ગયો ઓકે employers contribution to RPF and approved superannuation fund certain limit and condition याद करो सैलरी चैप्टर RPF SPF URPF employers contribution to RPF is expenditure P&L debit खत्म नेटલું જ છે but if it is employers contribution to unrecognized provident fund it is not allowed in P&L because any type of unapproved unrecognized is not allowed in P&L debit side it should be approved one 36(1)(4)(a) any sum paid by SSC employer by way of contribution towards pension scheme as referred to in section 80 coffee cafe day on account of an employee એટલું ધ્યાનથી બધા વાંચો માટે ક્યાં છે કોફી કેફે ડે ઇટ ઇઝ CCD so it is an employer's contribution to new pension scheme it is a business expenditure P&L account debit side but it is restricted to 10% of salary
salary for this purpose is same as your HRA definition. યાદ છે મેં ત્યારે પણ મેં તમને કીધું HRA ના ડેફિનેશન યાદ રાખવાનું છે. there are only 5 definition of salary under chapter salary માં આપણે જોયા હતા વર્કિંગ નોટમાં. salary include basic plus DA forming part of retirement plus commission on percentage of turnover achieved by the employee. Okay, that is maximum restriction 10% of the salary of the employee. Next, employer's contribution towards approved gratuity fund created exclusively for benefit of employees under an irrevocable trust shall be allowed. શું છે? હા, એમાં શું એનાથી ડરવાનું હોય? મને એટલો જ ડર લાગે. ડોન્ટ વરી. સૌથી વધારે મને એનો જ ડર છે. મને સૌથી વધારે ડેન્જર બોસ. હું આજથી આટલી વાર વાઘના સામે કોઈ દિવસ ડર્યો નહીં. કોઈ દિવસ જો માં આવે એમ એટલે, પણ આ તો ઘરમાં સીધી સામે આવે ને એટલે ડર લાગે. એક બે વાર તો એવું થયું કે આમ બેઠો છું અને પક્કઈને ઉપરથી પડી છે. હા, હાલત ખરાબ થઈ જાય, ચીતરી ચડી જાય. લેસી હોય કેવી ભાઈ. વર્ષો પહેલા મારા એક સ્ટુડન્ટ ના બેચ વાળાઓને ખબર પડી, એ લોકો ડુપ્લિકેટ લઈને આવીને એ લોકો છે ને બેન્ચ ઉપર રાખી દીધી. અડધો કલાક હું ક્લાસમાં જ ના ગયો. ઇટ વોઝ વેરી ડેન્જર. હા ચલો ઠીક છે. ઇટ ઇઝ યોર. ફોર એક્ઝામ્પલ, અરે જવા દો. હા, એ ચાઇનીઝ નું જમવાનું છે, છોડો, આપણે આપણું જોઈએ. નહીં. Now create an exclusive for benefit of employees irrevocable trust. Approved gratuity fund contribution if it is approved and irrevocable trust बनाकर अगर किया होगा again it is allowed. Always remember approved gratuity fund, unapproved नहीं. और वो भी ये लोग irrevocable trust क्यों बनाते हैं? रीजन ये है कि अगर समझो एम्प्लॉयर ने ग्रेचुटी फंड का जो है कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, तो वो जो है वो खुद हैंडल नहीं कर सकते. ही हैज टू अपॉइंट सम कमिटी. वो जो कमिटी होंगे वो ट्रस्टीज हो जाएंगे. उनका काम है कि एम्प्लॉयर ने जो ग्रेचुटी का कंट्रीब्यूशन दिया, एम्प्लॉय से लेकर भी दिया है, उसको संभाले. जब ये बंदा रिटायर होगा उसको उसके टाइम पर पैसा दे. तो इररिवोकेबल ट्रस्ट बनाना पड़ेगा उसे. They have to provide it, but it is allowed maximum 8.33% of the salary of employee. ठीक है. Next one is your deposit of employees contribution in their respective PF, a superannuation fund or any fund set up under employees state insurance, which is commonly called as a ESI. ESI के नाम से जो भी एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन लिया है या हम भी कर रहे हैं, तो वो अमाउंट डिपॉजिट करना इनटू ESI अकाउंट, और एम्प्लॉयज के नाम का जमा करना वो कंडीशन होगी, तो इट इज अलाउड एज डिडक्शन टू द एम्प्लॉयर. बट ESI, ESI व्हाट इज इट? ક્યારેક એને ભણવા એને PGBP ગમે છે ને, તમે અહીંયા ધ્યાન દો. હા બોલો મને, what is ESI? What is ESI? What is ESI? I was asking you what is an ESI. Generally, what is an employee state insurance? For what purpose it is maintained? કોઈને કઈ જરાક આઈડિયા છે? ક્યારેક નામ સાંભળ્યું છે? હા, મામાનું છે, મમ્માનું છે, તો નહીં ખબર. ખબર હશે, તમે લોકોએ કોઈ દિવસ ઓબ્ઝર્વ જ નથી કર્યું. પ્રાર્થના કરું છું કે કદાચ એવો હોસ્પિટલમાં ચક્કર મોકો આવ્યો નહીં હોય, પણ કદાચ મોટા હોસ્પિટલમાં ક્યારેક ચક્કર માર્યો હશે, અહીંયા લખેલું હશે we accept ESI employees. હા, હવે કેવી રીતે યાદ આવ્યું? આ તો તમને યાદ કરાવવું પડે છે, બટ તમે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. then what is the hospital માં લખેલું? what is the reason? સમજી લો, કેમ કે you are going to do your professional courses. ક્યારેક ઇન્ટરવ્યુમાં આના ક્વેશ્ચન્સ આવી શકે છે. they can ask you anything. why ESI maintained?
whenever there is an incidence or an accident during the working hours, then it is the duty of the employer to provide medical treatment. Now that medical treatment is provided from the amount of ESI. હવે કેવું હોય કે જ્યારે એક્સિડન્ટ કઈ થાય અને ત્યારે એમ્પ્લોયર અવેલેબલ ના હોય તો ટ્રીટમેન્ટ ને વેટ તો ના કરી શકાય, તો એનું ઈએસઆઈ કાર્ડ છે કે એટલું જાણી લે. અગર ઈએસઆઈ કાર્ડ હોય તો ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ થઈ જાય, એક કાર્ડ ખાલી એ લોકો ઈએસઆઈ માટે આપી દેવાનો તો ગવર્મેન્ટ એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી દે, એમ્પ્લોયર ની રાહ જોવાની જરૂર નથી. તો ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ અ સ્કીમ કે અગર તમે ઈએસઆઈ માં હોસ્પિટલ રજિસ્ટર્ડ હશે અને તમે ઈએસઆઈ રજિસ્ટર્ડ વ્યક્તિ હશો તો એ બધે હોસ્પિટલમાં તમે ટ્રીટમેન્ટ કેશલેસ જેવું તમારા માટે છે. ઇટ ઇઝ અ બેનિફિટ ફોર એમ્પ્લોઈઝ. So whatever contributions are made by the employer towards employees ESI or contribution taken from employee and deposited into ESI account is allowed as deduction, provided it should be deposited within particular time. બાકી પૈસા લઈને ખિસ્સામાં ફરતા હશો employer, it is not permitted. You have to deposit with the appropriate authority. Next one is your આગળ છે, that is allowance in respect of animals which have died or become permanently useless. Okay, that is actual cost of acquisition of such animals less realization on sale of carcasses of animals. Okay, તો છે જ ને આ બધું વેચાય તો એના કારણે. બાકી જેમ કે એ દિવસે લાસ્ટ વીકમાં હું પાદરા લેક્ચર જતો હતો, કદાચ આગળ આગળ કોઈ ટ્રકે ગાય બેચારી રસ્તામાં હશે ને માર્યું હશે તો બેચારીએ મરી ગઈ હતી, તો એટલે પછી લઈ જવા માટે એમ છે તો આજે જ અહીંયા ગોત્રીમાં હમણાં ભેંસ મરેલી હતી એકના દુકાનના સમય બેચારાને, તો ભેંસ માટે અફસોસ ના થાય, થવું જોઈએ ને એટલે કહેવાનું છે. પણ એક્સપ્રેશન કાવના ટાઈમે ગાયનું કીધું તો ભેંસનું કીધું તો કશું જ ના થયું. ઓકે, આગળ તો વોટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ કે એનિમલ યુઝલેસ થઈ જાય તો એને જે છે એને વેચી દે અથવા મરી જાય તો એવા કેસમાં એનો જે પણ કાંઈ પણ અગર રિમેનિંગ ના પૈસા પણ મળતા હશે ઇટ ઇઝ ટુ બી ડિડક્ટેડ, માઇનસ થઈને ઇટ ઇઝ એન એક્સપેન્ડિચર. ઓકે, બહુ આવી રીતે મને એ દિવસ તો કોઈ દિવસ હું ભૂલીશ નહીં. પરભણી મારો લેક્ચર હતો, ઔરંગાબાદ ટુ પરભણી 200 કિલોમીટર્સ. તો મારે એવરી મંડે આઈ હેડ ટુ ગો ફોર ધેર ફોર લેક્ચર. તો હું કારમાં એકવાર સવારના નીકળ્યો હતો અને મારા પેલા ત્યાંથી હું ક્રોસ થયો ત્યારે કદાચ રોડ પર 7-8 ગાયો જતી હશે અને કોઈ ટ્રક વાળો વડે બધી જ ગાયો મરેલી હતી, રોડ પર પૂરું બ્લડ હતું સવારના. તમે ડરો છો, અમે ડરાવો છો. કદાચ પાછલા જન્મનો એ હોય નહીં, સંભળાવવા માટે ડરાવવા માટે આવતો હોય. નેક્સ્ટ. ઓકે, તો આવી રીતે એનિમલ્સ વગેરે બાકી that expenditure is allowed. Done. Next one, very important તમારા કામનો, always તમારા કામનો, that is a bad debts. Bad debt are allowed as deduction provided you claim it as irrecoverable. ધ્યાન દો હવે, આ પછી છે ને એક પણ પોઈન્ટ પાછા રિપીટ નહીં થયા. Bad debt occurred during the year when it is proved that it is irrevocable, recoverable, then it is allowed as deduction. Always remember. આ તો હું હંમેશા છોકરાને પૂછું કે તો પછી તમે બેડ ડેપ્ટ કોને કહેશો? તમે ક્યારે કોઈને કહેશો? ફોર એક્ઝામ્પલ એમ સમજો કે અગર હા આપણે નીચે બોલે તો વડાપાવ છે ને, હા અગર ફોર એક્ઝામ્પલ બોલે તો વડાપાવ પર જે છે એ આપણે મારો ફ્રેન્ડ નું નામ જતીન છે એટલે જીતીન. ઓકે, જીતીને સમજો ત્યાં જઈને 1000 રૂપિયાના સમોસા વગેરે અને વડાપાવ લઈને આપણને બધાને ખવડાવવા માટે લઈને આવ્યો. હા, એવું સમજતા જ નહીં. યુ આર ઇન અ રોંગ ઇમ્પ્રેશન. મને વિશ્વાસ છે કે બધાને આવું આપે છે. ઓકે, એવું ચેલેન્જ નહીં કરો. હમણાં જ કહેશે કે હમણાં બે જઈને આવું છું એટલે બેચારાને ચેલેન્જ નહીં કરો. આગળ હા હા હા, હવે જીતીન બસ જીતીન ગયો નીચે, 1000 રૂપિયા એને કીધું કે ભાઈ હું પછી લાવીને આપું છું, અને એ લાવીને
વડાપાવ ખર્ચો થઈ ગયો, ડન. હવે ખાઈ લીધા બધા લોકોએ અને જીતીને પૈસા આપવાનું એવોઇડ કર્યું, ત્યાંથી આવવાનું બંધ કરી નાખ્યું. હવે ઓલાને આજે અગર એને આપ્યું અને સાંજે રાહ જોશે કે 1000 રૂપિયા પાછા આવશે, તેના માટે ગુડ ડેટર છે, ડાઉટફુલ છે કે બેડ ડેટ છે? વેરી ડાઉટફુલ. આજે જ સાંજે ચહેરો જોઈને જ ખબર પડી ગઈ. આજે તો ગુડ છે, આજે ગુડ છે. હા, ગુડ ડેટર. અરે બસ એટલે સારો, ગુડ, સારો ડેટર. ઓકે, આગળ. હવે when it will become a doubtful, હા, ડાઉટફુલ ક્યારે થશે? નહીં નહીં, he is a doubtful debtor. And when you will call the debtor as a bad, કેમ કે તમે 11th થી accounts માં શીખતા આવ્યા છો adjustment માં, provide 5000 rupees for bad debt and 5% for RDD. તો યાદ હશે તો તમારે એડજસ્ટમેન્ટ બેલેન્સ શીટમાં એવું રહેતું હતું કે સન્ડે ડેટર્સ ની ફિગર હોય, એમાં સેલ્સ રિટર્ન વગેરે કઈ હોય તો એડજસ્ટ માઇનસ કરતા હતા, પછી જે બેલેન્સ આવે એના ઉપર 5% RDD કરતા હતા. કરેક્ટ? ઉપર નીચેનો સ્ટેપ પણ એલાઉડ નહોતો. જ્યારથી ત્યારે હું મારા સ્ટુડન્ટને એમ શીખવાડતો હતો કે ઉપર નીચે કરશો તો પણ ફરક કઈ પડવાનો નથી, બેલેન્સ શીટ ટેલી જ થશે. બીકોઝ એવરી એડજસ્ટમેન્ટ ઓફ મિનિમમ 2 ઇફેક્ટ્સ. આનો ઇફેક્ટ તમારો નેટ પ્રોફિટ પર જશે અને ત્યાંથી રિડ્યુસ થઈને આવશે, એટલે ઓટોમેટિકલી બેલેન્સ શીટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટેલી બટ એટ અ રોંગ ફિગર. સો ધ balance sheet tally is not important. The important is what a concept. Then when you will call Jitin as a good debtor, when a doubtful and a bad. What is the point? ક્યારે એને તમે ડાઉટફુલ માં ગણશો જીતીનને? 8 દિવસ. જીતીને કીધું 8 દિવસ, 8-10 દિવસ પણ ના આવે તો ડાઉટફુલ. હા, ફોન વોન કરે આવે નહીં, 1000 રૂપિયાના વડાપાવ લાવે છે તો ઓલું પૂછવા તો આવશે ને કે અહીંયા ક્લાસમાં અહીંયા કઈ ક્લાસ ચાલે છે? અહીંયા ચાલે છે. ઓકે, અહીંયા આવો છોકરો છે આવી રીતે? હા છે. ઓકે, એને મળવા આવશે, તમને પૂછશે. ઓકે, બરાબર. આ લોકો કહેશે અમે તો ખાધું નથી, એ કોને જઈને લેતું દઈને આવ્યો, અમને થોડી ખબર છે. તો આપણે થોડી ખબર હોય. Always remember, debtor is a good up to 6 months from the date of invoice. 6 months he is a good. After 6 months from the date of invoice he becomes doubtful. યાદ રાખજો, after 6 months he becomes doubtful. તો પછી બેડ ક્યારે થશે? Always bad is converted after 3 years from the date of issue of invoice. હવે अगर कोई पीएनएल के डेबिट में अपना बैड डेट बताता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बहुत बार नोटिस भेजते हैं कि आपने इसे बैड डेट बताया, तो आप बताओ कि इनवॉइस कब का था और 3 साल बीत गए. अगर नहीं बीते हैं तो इट इज नॉट योर बैड. तो आप कहोगे सर डाउटफुल है. डाउटफुल पीएनएल के डेबिट में अलाउड नहीं है. अकाउंटिंग पॉलिसी अलाउज इट. इनकम टैक्स लॉ नेवर अलाउज डाउटफुल डेब्ट. भूल जाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, टैक्स भरो. नाउ यू हैव टू प्रूव. अगर आपने ऐसा कहा कि सर 3 साल से ज्यादा का ये बिल मेरे पास पड़ा है, पैसा नहीं आया, ओके ठीक है, अभी रुक जाओ, असेसमेंट पेंडिंग रखेंगे. किस बंदे का बिल है, उससे नोटिस जाएगी कि भैया तेरे नाम से इसने बैड डे क्लेम किया है, क्या तूने कोई पेमेंट बीच में किया था क्या, लेकर डॉक्यूमेंट बताने के लिए. अगर वो भी कहता है नहीं सर मैंने कोई पेमेंट नहीं किया, ओके देन इसे अलाउड बैड डे. पर अगर वो कहता है सर मैंने इन्हें पेमेंट किया तो मेरे पास प्रूफ है, ये रहा उनका साइन किया वो कागज भी इनको है, तो फिर तूने पैसे दिया तो ये बैड कैसे ट्रीट कर रहा है? फिर वापस ऐसे बुलाओ. इट इज नॉट अलाउड. खाली बतावी देवाનું is not easy task. તમારે explanation હોવા જોઈએ. You must have each and every point. Then what is the importance of invoice?
ઇનવોઇસ ની ઇમ્પોર્ટન્સ તમે જીએસટી માં ભણી જ રહ્યા છો. If you want to claim the super formula of GST, very obvious, you must have an invoice that is called as a tax invoice. તમારા પાસે tax invoice છે તો અમને એનાથી bad debt ને બધું જ point અમને ખબર પડશે. And that is what merged with everything. It is a very important point. Okay. Always remember 6 months and 3 years. There is a law, and the law is called as a limitation law. As a actual bad debt which have been written off from the books of account are allowed. However, if amount of debt or part thereof has been taken into account in computing income of assessee on basis of ISD standards without recording same in accounts, then such debt shall be allowed in the previous year in which such debt or part thereof becomes irrecoverable. It shall be deemed that such debt or part thereof has been written off as irrecoverable in account. If ISD standard के हिसाब से भी अगर प्रूव होता है, if accountant clarifies it that yes, it is an actual bad debt, then it is allowed one. Okay. Next is your RDD. याद करो RDD अभी हमने कहा भी. Always remember RDD is not allowed to general public. That is reserved for bad and doubtful debt, is not allowed to general public. Provision for bad and doubtful debt, that is RBDD या RDD जो भी नाम से बुलाते होंगे, is allowed to only financial institutions. अब ऑब्जर्व करना, only financial institutions. Financial institutions को allowed in NBFCs, but it is your again financial institutions only. Restricted to 8.5% of the total income or average 10% of their जो भी उनका ब्रांचेस होंगे उसके हिसाब से. ये आपके काम का अभी नहीं है. Okay, because they are not going to ask you about this entity. Point याद रखना, RDD जनरल लोगों के लिए अलाउड नहीं है. It is allowed only to financial institutions. Okay. अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज्यादा बदमाशी शुरू है. सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बहुत ज्यादा. यानी हम लोग जो मैटर कंटेस्ट करते हैं वो देखने के बाद रियलाइज होता है. मैं तो यही कहता हूँ लोगों को, हमेशा कहता हूँ कि हो सके तो लोन ना लो. लोन के बगैर चलता है तो टाइम निकाल लो. इट्स वेरी डिफिकल्ट. नाउ नेक्स्ट वन अगेन है हमारे लिए 36(1) clause 8. It is again related to transfer provision of special reserve. याद रखना हमारे पास special reserves allowed general public को नहीं है. Special reserve is allowed to only financial institutions. Only to financial institutions. या तो पब्लिक कंपनीज उन्होंने दिया है ना, दैट इज वो भी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक कंपनी बस. इसके सिवाय जनरल पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है. It is allowed restricted to 200% of the your capital. बस 200% पेड अप कैपिटल जितना अलाउड है, मैक्सिमम 20% ऑफ द प्रॉफिट यू कैन ट्रांसफर. सारा ध्यान दोगे ना, किसे अलाउड है? फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपमेंट कंपनीज, पब्लिक कंपनी विद अ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अगेन लॉन्ग टर्म फाइनेंस ही होगा ये. कैरिंग ऑन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन परचेस वगैरह. दैट इज HDFC बैंक इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू प्रिपेयर you have a special reserve. હા, એ લોકો માટે કેમ કે કેવું હોય કે રિકવરી જે છે ને ઘણીવાર બેડ ડેપ્ટ થાય, જે લોકોના ડાઉટફુલ હોય છે એ લોકો કરે, બટ એ લોકોની રિકવરીની રીત બહુ ખરાબ હોય છે. બટ સ્ટીલ એ લોકોનો જે પણ છે દે આર અલાઉડ ટુ મેન્ટેન ધ સ્પેશિયલ રિઝર્વ્સ. જેમ કે આજે જેને નોટિસ મોકલાવી તો એમને મેં એક પ્રશ્ન એ નોટિસમાં કવર કર્યો છે કે યુ હેવ ડિક્લેર્ડ માય ક્લાયન્ટ એઝ એન NPA, but she is a woman entrepreneur, and woman entrepreneur એ પણ MSME સેક્ટર ને ઇન્ટરેસ્ટ સબવેન્શન સ્કીમ હતી ફોર MSME for 3 years during the COVID period and everything. તો એના અંદર banks were allowed to claim subsidy. એ લોકો જે આપે છે એનો 2% of the loan amount એ લોકોને સીડ બી રિફંડ આપતી હતી. આ વસ્તુઓ કોઈને ખબર જ નથી. તો તમે શું મારા ક્લાયન્ટના નામ પર MSME નું લોન આપ્યું તો 2% લીધું છે કે નહીં એ તમે નોટિસમાં નથી લખ્યું. તો તમે NPA કેમ મને ડિક્લેર કર્યો? હવે એ લોકો માટે બાઉન્સર છે. અગર એ કે અમે આ ફોલો નહોતું કર્યું તો વોટ વોઝ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાઝ ગાઈડલાઇન્સ યુ હેવ નોટ ફોલોડ, કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ RBI રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી, સીધી રિપીટેશન હાઈકોર્ટમાં.
કેવી કેવી વસ્તુઓ અંદર અંદર કાઢવી પડે ત્યારે અમારે આ પૂછવા પડે કે when you declaring my client as a NPA, that is a doubtful debt, whether you have shown in your P&L account or not. If you are not shown in the P&L account, that means I was not doubtful, you fabricated me doubtful. ત્યારે ઓલા લોકો બેચારા સેટલ કરવા આવી જાય ત્યારે એમ કરે ત્યારે પછી કેસીસમાં એવું જ થાય જેમ કે હમણાં કેસમાં 7 કરોડ માંગી રહ્યા છે અલ્ટિમેટલી અગર પોઈન્ટ પૂરા થશે છેલ્લે બેંક વાળા 2 કરોડમાં સેટલ કરવા આવી જાય ત્યારે ક્લાયન્ટ ફીસ પછી આપે કે 5 કરોડ બચે છે એના પર્ટિક્યુલર પર્સન્ટેજ તમારી ફીસ એવું હોય દેટ ઇઝ વોટ ધ સેક્ટર બટ ટફ છે આ કામ બેંક છે આ એટલે ઈઝી નથી કેમ કે અમારા એક ઓળખાણ વાળા હતા બેંકના વિરુદ્ધમાં જ લડતા હતા તો બિચારા એકવાર એક કેસ લડીને આવતા હતા અને એમનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો એ બિચારા ઓફ થઈ ગયા પછી ખબર પડી કે ઇટ વોઝ એન પર્પઝ એક્સિડન્ટ બેંક છે સામે આગળ એના કરતા તો ચૂપચાપ પ્રોફેશન કરાવ્યું કે આગળ જવા દો આપણે તો તમારા કામનું વાંચવાનું expenditure incurred by company on promotion of family planning amongst employees is allowed as deduction. Okay. Because the slogan introduced by government was hum do hamare hi do એટલે हमारे दो ओके हाँ तो જે છે અગર company is spending some expenditure for promoting this slogan or this incentive very obvious then it is allowed as deduction provided capital expenditure is not allowed revenue expenditure is allowed and capital expenditure is allowed in 5 equal installments that is 1/5 and this expenditure is allowed to company assessee only વિચાર કરો ઓલા નોટ્સમાં સીધું સેક્શન 37 હતું 36 તો પૂરું ગાયબ જ હતું જેના અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા પીએનએલ ના નેક્સ્ટ વન એના પછી જે છે એક્સપેન્ડિચર ઇન્કર્ડ બાય નોટિફાઈડ કોર્પોરેશન્સ આ તમારા કામનું નથી ધેટ ઇઝ યુઅર કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર છોડીને નોટિફાઈડ મતલબ જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ અગર એમ કહું કે એલઆઈસીઝ યુટીઆઈઝ ને એવા બધા કોર્પોરેશન્સ વગેરે આવે છે એ લોકો માટેનું છે તમારા કામનું નહીં જાણ દો उसके लिए કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ ક્રેડિટ ગેરંટી ટ્રસ્ટ ફંડ માઇક્રો સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ તમારા કામનું નથી જાણ દો security transaction tax paid commonly called as STT. STT is charged on all listed security transactions. STT. It is allowed as a business expenditure for persons who are dealing in shares as a business activity. Actual expenditure incurred if corresponding income is included in as income under head PGBP. Again same that is your amount equal to commodity transaction tax paid જેમ કે STT છે એવું commodity transactions tax પણ છે if it is your business activity then again it is allowed as deduction commodity market એટલે કયું market Nasdaq if I am not wrong Nasdaq MCX commodity market yes हाँ commodity market I don't deal in shares or commodities એટલે મને કશું એમાં ખબર નથી પણ જ્યાં સુધી મેં જોયું છે લોકો કરે છે તો commodity market ના અંદર મેઇન commodity હોય છે that is gold silver iron precious metals પર deal થાય છે कॉपर वगैरह पर होता है कॉपर तो भी ठीक है इजीली अवेलेबल है बट लेकिन गोल्ड वगैरह पर ज्यादा होता है that is all commodity market અને રેટ કન્ટિન્યુઅસલી ફ્લક્ચ્યુએટ્સ એન્ડ કમોડિટી માર્કેટમાં યુઝ્યુઅલી આજના તારીખમાં લેડીઝ ઘરનો જે કિચન એક્સપેન્સીસ માટે પિન મની મળે ને એ અહીંયા લગાડે સવારે અને સાંજે વિડ્રો કરી લે ને એનું પ્રોફિટ પોતાના એકાઉન્ટમાં રહેવા દે અને પછી ઘરનો સામાન લઈને આવે આમાં ડીલ કરે છે આજકાલ હવે એના પછી આ તમારા કામનું નથી દેટ ઇઝ શુગર ફોર પરચેસ ઓફ શુગર કેન એ લોકોને એક બેઝ પ્રાઇસ હોય છે ને એમએસપી પ્રાઇસ ને વગેરેના હિસાબથી તો પેમેન્ટ જે પણ કરવામાં આવશે પ્રાઇસ ગિવન તમારા કામનું નથી કોઓપરેટિવ mark to market loss or unexpected loss as compared in accordance with ISDs. ISD ના અંદર અગર કોઈ mark to market loss અગર કઈ હશે then again it is allowed as deduction but as per the accounting standards. For example અગર કોઈ એમ કે માર્કેટમાં જે છે મારા પ્રોડક્ટને આટલું આ વેલ્યુ અને એનું શેર માર્કેટનું આટલી વેલ્યુ બટ એનાથી ઓછામાં રેટમાં ગયું છે તો that is mark to market loss but if it is approved by chartered accountant under the ISDs then it is allowed. Now starts with the section 37(1) જે આ નોટ્સમાં અહીંયા આપ્યા છે હવે મેં તમને અહીંયા લઈને આવી ગયો અરે એટલામાં ક્યાં કાલે અરે ના કાલે કલ કિસને